नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BMA पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम BA फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 3 आज हम आपको पढ़ाएंगे, जिसका टॉपिक है मुख्य पोषक तत्व। जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। उसी 6 पोषक तत्व में से एक प्रोटीन हमारा है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है या इसी से मिलकर के बना होता है। तो आइए हम प्रोटीन के बारे में देखते हैं। प्रोटीन नाम सर्वप्रथम सन 1838 में डच के वैज्ञानिक मुल्डर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जो प्रोटीन नाम था इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इस शब्द का उद्गम ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से हुआ है, जिसका अर्थ है पहले आने वाला। यह नाम इसलिए प्रस्तावित किया गया क्योंकि उस समय भी यह तत्व जीवन के लिए सबसे प्रमुख तत्व माना जाता था तथा इसके बिना जीवन संभव नहीं था, यह माना जाता था। इसीलिए इसका जो नाम था वो प्रोटियास दिया गया, जिसका अर्थ होता है पहले आने वाला। उसके बाद मानव शरीर सूक्ष्मतम इकाइयों कोशिकाओं से बनी होती है, और जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं। शरीर में जल के बाद प्रोटीन का सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, उसके बाद प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकांश मात्रा मांसपेशियों ऊतकों में पाई जाती है तथा जो शेष मात्रा होती है वह रक्त, अस्थियां, दांत, त्वचा, बाल, नाखून तथा अन्य कोमल ऊतकों में पाई जाती है। जो सबसे ज़्यादा भाग होता है प्रोटीन का वह मांसपेशियों में पाया जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ भाग होता है वह इन सब तत्वों में, इन सब अंगों में पाया जाता है तथा हर एक अंगों में अलग प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। शरीर में पाई जाने वाली कुल प्रोटीन का 1/3 हिस्सा मांसपेशियों में तथा 1/5 हिस्सा अस्थियों तथा उपास्थियों में तथा दांतों तथा त्वचा में पाया जाता है। सभी एंजाइम व हार्मोन्स में भी प्रोटीन्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं तथा एंजाइम व हार्मोन्स जो होता है वो हमारे प्रोटीन से बना ही होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं प्रोटीन की रासायनिक संरचना एवं संगठन। जो प्रोटीन की संरचना होती है वो जो संगठन होता है किससे किससे मिल करके बना होता है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि रासायनिक तत्व पाए जाते हैं तथा इन्हीं तत्वों से मिल करके जो हमारा प्रोटीन होता है वो बना हुआ होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का ऐसा रासायनिक तत्व है जो कि कार्बोज और वसा में नहीं पाया जाता है तथा जो प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा होती है इसमें पाई जाती है तथा कार्बोज और वसा में नहीं पाई जाती है। इसी कारण इसे नाइट्रोजन युक्त भोज्य पदार्थ भी कहते हैं। प्रोटीन से जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक है जो समस्त जंतु एवं वनस्पतियों के कोशिकाओं के जीव द्रव्य में पाए जाते हैं और जल अपघटन पर अल्फा अमीनो अम्ल देते हैं। ये जो प्रोटीन होता है ये टूट करके अमीनो एसिड में बदल जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्लों के संयोग से बना एक कार्बनिक यौगिक होता है। जो प्रोटीन होता है वो टूट करके किस में बदल जाता है? अमीनो एसिड में। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर अमीनो एसिड एक सफ़ेद रवेदार पदार्थ की तरह दिखता है तथा उसकी रचना में भिन्नता दिखाई देती है। यह स्वाद में प्रत्येक अमीनो एसिड भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि जो अमीनो एसिड होते हैं मुख्य रूप से 20 प्रकार के होते हैं। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं तथा 10 अनावश्यक होते हैं। तो प्रत्येक अमीनो अम्ल का जो स्वाद होता है कुछ अलग अलग होता है। कुछ मीठे होते हैं, कुछ कसैले होते हैं तथा कुछ स्वाद रहित होते हैं। जिस श्रृंखला द्वारा अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं वह पेप्टाइड लिंकेज कहलाती है। जब 2 अमीनो एसिड मिलते हैं जब डाईपेप्टाइड पेप्टाइड तथा 3 के मिलने पर ट्राईपेप्टाइड कहलाती है। जब 1 मिलते हैं वह पेप्टाइड कहलाती है। जब 2 मिलते हैं तो डाई मतलब डबल पेप्टाइड। जब 3 मिलते हैं तो ट्राई मतलब ट्रिपल पेप्टाइड कहा जाता है। अभी ऊपर जैसा कि हमने आपको बताया कि जो अमीनो अम्ल होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं। 10 आवश्यक होते हैं तथा 10 अनावश्यक होते हैं। जो आवश्यक होते हैं उसको हमें भोजन तत्वों की सहायता से लेना पड़ता है तथा जो अनावश्यक होते हैं वो हमारे शरीर में स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। तथा जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वह शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। आइए देखते हैं नाम। पहला लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, मेथियोनाइन, फिनिलेलेनाइन
आर्जिनिन, हिस्टिडीन। तथा जो नीचे वाले 2 अमीनो एसिड होते हैं वो संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक होते हैं, किंतु इसकी मात्रा का निर्धारण स्पष्ट नहीं हुआ है। ये जो आर्जिनिन और हिस्टिडीन होता है यह संतानोत्पत्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद देखते हैं अनावश्यक अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, प्रोलीन, ग्लूटामिन, एस्परागिन। तो ये कुछ 20 प्रकार के अमीनो एसिड थे। उसके बाद आके देखते हैं प्रोटीन तत्वों की उपयोगिता उसमें उपस्थित अमीनो एसिड के गुण पर निर्भर करती है। जैसा कि हमने बताया, जो आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं अगर उस तरीके का अम्ल है तो प्रोटीन अच्छी मात्रा में होगा। जो अनावश्यक होता है वह अच्छी मात्रा का प्रोटीन नहीं होता है। यह अमीनो अम्ल जितनी अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थों में विद्यमान रहता है उतना ही वह भोज्य पदार्थ प्रोटीन युक्त माना जाता है। प्राणीज भोज्य पदार्थों में यह अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे दूध, मांस, यकृत, मछली, अंडे आदि सभी प्राणीज भोज्य पदार्थ इन तत्वों से युक्त होते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व होता है तथा प्रोटीन का उत्तम तथा निष्कृष्ट होना उसका निर्माण करने वाले अमीनो एसिड की मात्रा एवं गुण पर निर्भर करता है। अगर आवश्यक अमीनो अम्ल होगा तो प्रोटीन अच्छा होगा, उत्तम प्रकार की प्रोटीन होगा। अगर अनावश्यक अमीनो अम्ल होगा तो जो प्रोटीन होगा वो उत्तम प्रकार का नहीं होगा। इस तरीके से अमीनो अम्ल पर निर्भर करता है कि प्रोटीन उत्तम है या नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं गुण के आधार पर वर्गीकरण। अगर ये देखा जाए कि किसमें कितनी क्वालिटी होती है, अगर क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तम या पूर्ण प्रोटीन, जैसे कि हमने बताया ये निर्भर करता है आवश्यक अमीनो अम्ल पर। तो उत्तम प्रकार का प्रोटीन या पूर्ण प्रोटीन वे भोज्य पदार्थ जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं उत्तम प्रकार के प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे पशुओं से प्राप्त हुए प्रोटीन उत्तम प्रोटीन वह विशेष उदाहरण है। केसीन भी इसी वर्ग के आते हैं। जो केसीन नामक प्रोटीन होता है वो दूध में पाया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, जैसे दूध में, अंडे की जर्दी में, मांस में, सोयाबीन में, मेवे में, मक्का में, ये सब जितने भी प्रकार की प्रोटीन है या उत्तम या पूर्ण प्रोटीन मानी जाती है। उसके बाद हम अगला देखते हैं मध्यम या आंशिक रूप से प्रोटीन, मतलब इसमें मीडियम में प्रोटीन होता है, न बहुत ज़्यादा होता है न बहुत कम होता है। इसमें वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले ये प्रोटीन जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, परंतु सामान्य वृद्धि और विकास में सहायता नहीं करते हैं। वृद्धि और विकास के लिए हमें पूर्ण या उत्तम प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होगी। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं अपूर्ण या अनुपयोगी प्रोटीन। इसमें जो होगा अनावश्यक अमीनो अम्ल होगा। जैसे अपूर्ण प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल का अत्यंत अभाव होता है क्योंकि इसमें अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है। इस प्रोटीन का उपयोग ना तो जीवित रहने में ही सहायक है और ना ही सामान्य वृद्धि में। जैसे रोटी, मांस, दाल, दही, रोटी, दूध, इसको सबको खाने से हमें प्रोटीन की प्राप्ति नहीं होती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं दूसरा, प्राप्ति के स्रोतों के आधार पर प्रोटीन। अगर प्राप्ति की देखा जाए तो प्राप्ति हमें प्रोटीन 2 जगह से होती है। एक प्राणिज प्रोटीन होता है, एक वानस्पतिक प्रोटीन होता है। एक प्राणिज होता है, एक वानस्पतिक। प्राणिज प्रोटीन वह होता है जो हमें प्राणियों से मिलता है। जैसे प्राणियों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन्स प्राणिज कहलाते हैं। इस वर्ग के प्रोटीन जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध आदि प्रोटीन आते हैं। तथा अगला होता है वानस्पतिक प्रोटीन। वानस्पतिक प्रोटीन वह होता है जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, जैसे पेड़ पौधों से, जैसे अनाज, दालें, सोयाबीन, सूखे मेवे, हरी भाजियाँ, तिलहन आदि। तो प्राप्ति की अगर देखा जाए तो हमें 2 प्रकार से प्राप्ति होती है। उसके बाद अगला प्रकार है रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। अब इसमें रासायनिक संरचना देखते हैं। सबसे पहला है साधारण प्रोटीन। इस वर्ग के अंतर्गत वे प्रोटीन आते हैं जिनका तत्व अपघटन क्रिया के पश्चात केवल अमीनो एसिड में विभक्त होते हैं। साधारण प्रोटीन वह होते हैं जैसे एल्बुमिन्स, ग्लोएल्बुमिन्स, ग्लूटेलियंस, प्रोलेमिन्स, एल्ब्यूमिनाइड्स, प्रोटीमिन्स एवं हिस्टोन्स। इस तरीके से
जो होते हैं वो साधारण प्रोटीन कहलाते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी मतलब होता है कि दो तत्व आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उनको संयुग्मी कहा जाता है। इस प्रोटीन में अमीनो अम्ल के साथ अणु के साथ अन्य किसी तत्व भी उपस्थित होते हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसमें इस प्रकार की प्रोटीन के साथ अन्य न्यूक्लिक अम्ल के यौगिक हैं तथा गेहूं के जीवाणु में भी पाए जाते हैं यह। उसके बाद है ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोज समूह के तत्वों के साथ प्रोटीन के अणु संयुक्त होने पर यह ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। जैसे ये जो ग्लाइको है यह ग्लाइकोजन है जो कि कार्बोज होता है। उसके बाद ये प्रोटीन, जैसा कि हमने बताया 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। संयुग्मी प्रोटीन वह होते हैं कि प्रोटीन के साथ साथ अन्य कोई पोषक तत्व भी मिला हो। जैसे अब ये ग्लाइको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, ये ग्लाइकोजन है जो कि कार्बोज होता है और ये प्रोटीन हो गया। जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये संयुग्मी प्रोटीन कहलाएगा। उसके बाद तीसरा देखते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। ताप एंजाइम्स की क्रिया तथा भौतिक शक्तियों या जल विश्लेषण अभिकरणों की क्रिया द्वारा प्रोटीन के आंशिक खंडन की परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टाइड जो कि अमीनो एसिड के मिश्रण के इस वर्ग के उदाहरण होते हैं। इसके उदाहरण जैसे देखेंगे प्रोटीन, मेटाप्रोटीन, जमे हुए प्रोटीन। उसके बाद और आगे है व्युत्पन्न गौण प्रोटीन में क्या आएगा, प्रोटीयास, पेप्टोन, पेप्टाइड आदि। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन की उपयोगिता, मतलब हमारे जीवन में हमारे शरीर के लिए प्रोटीन की क्या उपयोगिता होती है। जो सबसे पहले उपयोगिता होती है शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए। जो सबसे पहला उपयोग है शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो वह हमारा जो शरीर होता है वह सही से वृद्धि एवं विकास नहीं कर पाता है। उसके बाद अगला है तंतुओं के पुनर्निर्माण हेतु। जो प्रोटीन का अगला कार्य होता है वह तंतुओं के पुनर्निर्माण के लिए। उसके बाद अगला है ऊर्जा उत्पादन हेतु। वैसे तो इसका मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पादन का नहीं होता है, क्योंकि मुख्य कार्य जो ऊर्जा उत्पादन का होता है वसा एवं कार्बोज का होता है। लेकिन जब भी वसा और कार्बोज की कमी होती है तो ऊर्जा देने का काम क्या करता है, प्रोटीन करने लगता है। उसके बाद अगला है एंजाइम हार्मोन्स के निर्माण के हेतु। हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के एंजाइम व हार्मोन्स बने होते हैं वह सब प्रोटीन के ही बने होते हैं। उसके बाद देखते हैं मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य। ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य है शरीर निर्माणक कार्य। यह हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। उसके बाद शरीर के टूट फूट के पुनर्निर्माण के लिए। जो हमारी शरीर की सेल्स होती हैं वह प्रोटीन की ही बनी होती हैं। जब हमारे शरीर में प्रोटीन होता है तो टूट फूट सेल्स जो होती है उनकी पुनर्निर्माण हो जाती है। उसके बाद अगला है चोट लगने पर होने वाले रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो जहाँ से ब्लड बहता रहता है वहाँ पे फाइब्रिनोजन नामक एक पतली परत होती है जो कि वहाँ पे थक्का जमा देती है, जिससे खून बहना जो होता है वो बंद हो जाता है। उसके बाद अगला है शरीर की क्रियाओं को नियमित रूप से चलाने में सहायक। हमारे शरीर की जो नियमित क्रियाएं होती हैं उनको सही से चलाने के लिए यह आवश्यक होता है। उसके बाद देखते हैं रोगों से बचाव हेतु प्रतिरोधी पदार्थ का निर्माण। प्रतिरोधी जो एंटीबॉडीज होते हैं उनका निर्माण करता है। उसके बाद बफर की भांति कार्य। उसके बाद है पोषक तत्वों का संवहन। ये पोषक तत्वों का संवहन करते हैं, पूरे शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद है शरीर को शक्ति प्रदान करने का कार्य। ये क्या करता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, जब कार्बोज और वसा नहीं होते हैं तो शरीर को शक्ति या ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है, प्रोटीन करता है। उसके बाद प्रोटीन प्राप्ति के साधन या स्रोत। जैसे कि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि प्रोटीन प्राप्ति के केवल 2 ही साधन होते हैं, एक प्राणी जगत, एक वनस्पतिक जगत। प्राणी जगत जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध। उसके बाद वनस्पतिक जगत जो होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, अनाज, सोयाबीन, दालें, फलियां, तिलहन आदि। उसके बाद आगे देखते हैं प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। हमारी जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वह किन किन स्थितियों में प्रभावित हो सकती है। जैसे विकास की अवस्था,
सबसे पहले विकास की अवस्था में प्रभावित होगी, उसके बाद शरीर की आकृति व आकार में, उसके बाद है कैलोरी आवश्यकता की पूर्ति, कैलोरी मतलब होता है ऊर्जा। उसके बाद है प्रोटीन का पोषक मूल्य, प्रोटीन का जो भी पोषक मूल्य होता है। उसके बाद है पोषक की पूर्व स्थिति, जो पोषक होती है उसकी पहले की क्या स्थिति है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता। प्रौढ़ पुरुष को प्रोटीन लगभग 1 ग्राम किलो भार के हिसाब से आवश्यकता होती है। बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धि के कारण अधिक होती है। जैसे अगर प्रोटीन की आवश्यकता की बात की जाए तो जो वयस्क व्यक्ति होते हैं वह जितना केजी के होते हैं उतना ग्राम उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे कोई व्यक्ति है अगर वह 55 केजी का है तो उसको 55 ग्राम की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर उसी जगह पे बच्चों की बात की जाए तो उनकी मात्रा जो होती है वह बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय उनका वृद्धि एवं विकास होना होता है। इसीलिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वह बढ़ जाती है। तो इस तरीके से देखेंगे पुरुष 60 ग्राम, महिला 50 ग्राम। हाँ, जो हमारे जीवन की जो विशेष अवस्थाएं होती हैं जैसे गर्भावस्था, धात्री अवस्था, दुर्घटना की अवस्था, तो उसमें भी जो आवश्यकता होती है वह बढ़ जाती है। जैसे गर्भावस्था में 15 प्लस हो जाता है, जैसे 50 तो आवश्यकता होती ही है, उसमें 15 और ऐड हो जाता है, तो कुल मिला के कितना हो जाता है 65 ग्राम। उसके बाद आगे देखते हैं प्रोटीन की कमी का परिणाम। प्रोटीन की कमी के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहला प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो बच्चे में क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है, बच्चा कुपोषित हो जाता है। उसके बाद आपने सुना होगा प्रोटीन की कमी से जो मुख्य 2 बीमारियां होती है वो मैरास्मस एवं क्वार्सियोरकर होता है। मैरास्मस की स्थिति में आप देख सकते हैं कि बच्चे की कैसे कुपोषित अवस्था है। यह शब्द ग्रीक भाषा का है जिसका तात्पर्य होता है व्यर्थ करना। तो व्यर्थ करना क्या, जो हमारे शरीर होती है उसको व्यर्थ करना। 1 वर्ष के बच्चे अधिकांशतः इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। ठीक है, तो जो मैरास्मस का जो अर्थ होता है वह होता है व्यर्थ करना। उसके बाद इसमें लक्षण देखते हैं क्या क्या दिक्कतें आती हैं। इसमें मुख्य रूप से वृद्धि रुक जाती है, बच्चा चिड़चिड़ा संवेदना शून्य सा रहता है, दस्त भी लगते हैं, बच्चों की भूख प्रभावित होती है, बच्चा दिन ब दिन सूखता जाता है तथा वही जो होता है वो कुपोषित का शिकार हो जाता है। उसके बाद उसका पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा त्वचा पर वसा की मात्रा काफ़ी घट जाती है, जिससे त्वचा जो होती है सूखी, खुरदुरी व चकत्तेदार हो जाती है। उसके बाद दूसरी डिसीज आपको बताया हमने कि क्वार्सियोरकर होता है। इस रोग की खोज सर्वप्रथम 1933 में डॉक्टर सिसिली विलियम नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। क्वार्सियोरकर का शाब्दिक अर्थ होता है कि दूसरे बच्चे के जन्म के पूर्व बच्चे को बीमारी लगना, मतलब जो कोई पहला बच्चा है उसके बाद का जो बच्चा होता है तो दूसरे बच्चे की अपेक्षा जो पहला बच्चे होता है उसको यह बीमारी लगती है। ठीक है, यह रोग 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के बच्चों को अधिक लगता है। प्रायः देखा जाता है कि जब माता दूसरे शिशु को शीघ्र ही जन्म देती है तो ऐसी स्थिति में पहले बच्चे को समय से पूर्व माँ का दूध छोड़ना पड़ जाता है, जिससे माँ के दूध से बच्चे को प्रतिरोधक शक्ति मिलती रहती है, वह उसका अभाव हो जाता है तथा वह बच्चे को नहीं मिल पाता। उसके बाद इसमें लक्षण देते हैं। जो सामान्य लक्षण होता है, वृद्धि रुक जाती है, बच्चा सुस्त, उदासीन व ओडिमा से ग्रस्त हो जाता है। ओडिमा मतलब होता है कि शरीर में सूजन आ जाना। ओडिमा में बच्चे के चेहरे व हाथ पैर में सूजन आ जाती है तथा धीरे धीरे समस्त शरीर में फैलने लगता है। उसके बाद त्वचा प्रभावित होती है, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, रंग कुछ गहरा सा हो जाता है, त्वचा पर केराटिन के पृथक हो जाने पर त्वचा पर्ददार दिखाई देने लगती है। ठीक है, त्वचा पर चटकन पड़ जाती है, मतलब ऐसे धारीदार लाइनें पड़ जाती हैं। उसके बाद उसमें पाचन तंत्र प्रभावित होता है, मांसपेशियाँ प्रभावित होती हैं, म्यूकस झिल्ली प्रभावित होता है। उसके बाद बालों पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद रक्ताल्पता भी हो जाता है। उसके बाद है मैरास्मस व क्वार्सियोरकर रोग का उपचार। अगर रोग के उपचार की बात की जाए तो इसका एक ही उपचार है कि प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ को बच्चे को खिलाया जाए तथा प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए। रोगी को या बच्चे को प्रोटीन की अधिक से अधिक मात्रा दी जाए, चाहे वह ठोस रूप में चाहे वह तरल रूप में, जिस भी स्थिति में वह लेने लायक है उसको उस स्थिति में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वह दी जाए। उसके बाद देखते हैं प्रौढ़ावस्था में प्रोटीन की कमी से रोग क्या होते हैं। प्रौढ़ावस्था में जब शरीर की निर्माण क्रियाएं
हो चुकी होती हैं तब नए अंगों व ऊतकों का विकास हो चुका होता है। तो विशेष प्रकार से शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक होती है। प्रोटीन की कमी होने पर कोशिकाओं की टूट-फूट बढ़ती जाती है। इससे व्यक्ति क्या होता है, दुबला हो जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्तहीनता तथा एनीमिया नामक रोग हो जाता है तथा व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। जैविकीय क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। कभी कभी शरीर में ओडिमा के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। ओडिमा का मतलब होता है पूरे शरीर में सूजन आना। उसके बाद देखते हैं भारतवासियों के आहार में प्रोटीन की कमी के कारण क्या हैं। अगर हमारे भारतवासियों के आहार में प्रोटीन की कमी के कारण देखे जाएं तो निम्न प्रकार के कारण देखने को मिलते हैं। जो हमारा पहला कारण है निर्धनता, जो हमारी गरीबी होती है उसकी वजह से दूध, दही, अंडा, पनीर, मांस, मछली काफ़ी जो महंगे भोज्य पदार्थ होते हैं वह लेने में असमर्थ होते हैं। उसके बाद प्रोटीन के विषय में अपर्याप्त ज्ञान न होने की वजह से ही प्रोटीन की कमी हो जाती है। उसके बाद है मोटापा घटाने की स्थिति में अज्ञानतावश प्रोटीन का ह्रास करना, मतलब मोटे से पतले होने की वजह से बिना जानकारी के प्रोटीन में कमी करना, जिससे शरीर में प्रोटीन की कमी ही हो जाती है। उसके बाद है विशेष अवस्थाओं में अधिक मात्रा। विशेष अवस्था हमारे जीवन की जैसे होती है गर्भावस्था, धात्रीवस्था, ये हमारी विशेष अवस्थाएं होती है। तो इसमें भी अगर हम मात्रा बढ़ाते नहीं हैं तो प्रोटीन की कमी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन का पाचन, अवशोषण तथा चयापचय। इसके पहले हमने देखा कि प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन की कमी से रोग क्या होते हैं, प्रोटीन हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है तथा प्रोटीन का वर्गीकरण क्या होता है। अब हम देखेंगे प्रोटीन का पाचन। पाचन क्रिया के अंतर्गत सभी प्रोटीन अपनी सूक्ष्मतम इकाई अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है तथा विभक्त हो जाती है तथा पाचन में प्रोटियोसिस एंजाइम सहायक होता है। ये जो प्रोटीन हम लेते हैं ठोस पदार्थ के रूप में या तरल पदार्थ के रूप में, ये जाकर के किस में विभक्त हो जाता है, अमीनो अम्ल में, तथा पाचन में प्रोटियोसिस एंजाइम सहायक होता है। उसके बाद हम देखते हैं अवशोषण। प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप बने अमीनो एसिड का अवशोषण आंत नली में होता है। अवशोषण की विधियां दो प्रकार से होती है। जो पहली प्रक्रिया होती है वो विस्तरण द्वारा होता है तथा दूसरी जो प्रक्रिया होती है सक्रिय परिवहन विधि द्वारा होती है। लगभग 12% अमीनो अम्ल आमाशय में तथा 60% छोटी आंत में तथा 28 बड़ी आंत में के द्वारा अवशोषित की जाती है। आंत्र मार्ग में शोषित अमीनो अम्ल वसा अम्ल यकृत में लाए जाते हैं, जहां से रक्त परिवहन द्वारा शरीर के विभिन्न कोशों व ऊतकों में पहुंचा दिए जाते हैं। इस तरीके से प्रोटीन जो होता है पूरे शरीर में फैल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन का चयापचय, जो हमारे पाचन क्रिया का सबसे लास्ट स्टेज होता है। शरीर में पाचन के फलस्वरूप प्रोटीन अपनी सूक्ष्मतम इकाई अमीनो एसिड में विभक्त कर ली जाती है। ये अमीनो एसिड आंत्र नली द्वारा अवशोषित होकर वृक्क शिरा द्वारा यकृत में ले जाए जाते हैं। यहाँ अमीनो एसिड की कुछ मात्रा यकृत प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में संश्लेषित कर दी जाती है तथा कुछ मात्रा अमीनो एसिड रक्त परिवहन द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है, जहाँ पर यह कोशिकाओं द्वारा शोषित करके आवश्यकता अनुसार प्रोटीन में परिवर्तित कर लिया जाता है। इस तरीके से प्रोटीन का जो पूरा प्रोसेस होता है वह कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमने देखा है जो प्रोटीन होता है इसको प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए सबसे ही ज़्यादा आवश्यक होता है तथा जितने भी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं सबसे पहला स्थान जल का होता है। उसके बाद जल के बाद जो दूसरा स्थान होता है वह प्रोटीन का ही होता है। इस तरीके से प्रोटीन के बारे में हमने पूरी जो है नॉलेज आपको इसमें समझा दिया है। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।